बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बिजनेस अपडेट्स में बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी अपडेट इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी। तारीख में पहली दफा अपडेट इंडेक्स 59,500 के लेवल पर ट्रेड हुआ। 58,990 का आज इंट्राडे में लो लेवल था। जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हाई थे ब्रोकर्स के, फाइनेंसर्स के। स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो बैंकिंग स्टॉक्स, IT स्टॉक्स और रिफाइनरी स्टॉक के शेयर्स में जबरदस्त हमने खरीदो फरोख देखी, जिसकी वजह से मार्केट में 100 इंडेक्स को तकवीत मिली और 100 इंडेक्स ने आज फिर तारीख रकम कर दी है। क्यों तारीख रकम किए जा रहा है 100 इंडेक्स? अपने साहब का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड क्यों बना रहा है? एक ही रोज में दो रिकॉर्ड 100 इंडेक्स बना रहा है। एक तो तारीख में बुलंद तरीन सतह पे ट्रेड होने का और एक बुलंद तरीन सतह पे बंद होने का। बहरहाल हम इस को आज अपने प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे कि 100 इंडेक्स क्यों नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है और तेजी, जबरदस्त तेजी, रिकॉर्ड तेजी की क्या वजूहत है। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी हो गई। खुशाइन बात है, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता हुआ है। 285 रुपये 27 पैसे पर आ गया है। 285 रुपये 37 पैसे पर गुज़िश्ता रोज बंद हुआ था। इंटरबैंक मार्केट में 10 पैसे की कमी हुई है। बड़ी खुशाइन बात है कि इंटरबैंक मार्केट के अंदर डॉलर फिर से कम होना शुरू हो गया है। कल हमने देखा था कि मार्केट में डॉलर प्लस हुआ था, आज इसमें हमने कमी देखी है। इसके मुस्बत असर मुरतब हुए ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ है। 286 रुपये 25 पैसे से घटकर 286 रुपये का हो गया है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाएंगे। ये दावा किया है निगरान वफाकी वजीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज ने अपने ट्वीट के ज़रिए। बड़ी अच्छी बात है कि उनके जहन में ये फिगर आया, उनका एक एम है ये, हम उनके इस एम को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन होगा ये कैसे? कैसे मुमकिन हो पाएगा जब हमारे मुल्क में इतनी महंगी गैस हो, इतनी महंगी बिजली हो और फिर ना सिर्फ एनर्जी प्राइसेस ऑल टाइम हाई हो बल्कि एनर्जी क्राइसिस भी हो। तो इन दो सूरतों में कैसे सनतें चलेंगी? तो सनतकार इंतहाई परेशान हैं, बल्कि सनतकारों ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे रखा है कि हम दिसंबर के पहले हफ्ते में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देंगे। और इससे कबल सनतकारों ने, कराची के सनतकारों ने, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम सनती एसोसिएशंस ने बैनर्स लगा दिए शहर के मुख्तलिफ शाहराओं पर, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। पहले वो कह चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि हम पहले मरहले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दूसरे मरहले में हम अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे बैनर्स के थ्रू, और फिर तीसरा मरहला होगा हमारा फैक्ट्रीज बंद करने का। क्योंकि फैक्ट्रीज चलाना बहुत मुश्किल हो गया इस मुल्क में। जब गैस ही नहीं होगी और होगी तो इंतहाई महंगी होगी, तो जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं एक्सपोर्टर्स को वो जब फुलफिल ही नहीं होंगे तो हम अपना एक्सपोर्ट टारगेट कैसे अचीव करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। आज प्रोग्राम में मैं इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करूँगा। जबकि वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज ये कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाएंगे। हदफ है हमारा एक साल में 30 अरब डॉलर। क्या हम 30 अरब डॉलर ही हासिल कर पाएंगे एक्सपोर्ट का? ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। इस हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा एलियान कराची के लिए एक बुरी खबर, नेपरा ने बिजली के जो यूनिट्स हैं उसमें इजाफा कर दिया और के इलेक्ट्रिक ने ये दरख्वास्त की थी और के इलेक्ट्रिक ने कहा था कि चार्जेस दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक आयद किए जाएं, और नेपरा ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। यानी दिसंबर 2023, अगले महीने से अगले साल नवंबर 2024 तक माहाना बिलों के अंदर अब ये इजाफा हो गया है। और ये जो इजाफा हुआ है ये फ़ी यूनिट 1 रुपये 52 पैसे का हुआ है। इस हवाले से नोटिफिकेशन का इजरा हो चुका है और बिजली के नरखों पर हुकूमत और नेपरा के फैसलों पर अमल करने के पाबंद हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने ये कहा है बिजली के बिलों में आयद होने वाले चार्जेस लाइफ लाइन कस्टमर्स पर लागू नहीं होंगे। ये अहकाम जारी हो गए हैं ECC की जानिब से। ये एक बुरी खबर है कि 1 रुपये 52 पैसे इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं बात करूँगा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान सफारती ताल्लुकात की। जी हाँ, सफारती ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं पाकिस्तान और आज़रबाईजान के, बल्कि बहुत बेहतर हो रहे हैं। और इसी ज़मन में आज़रबाईजान ने पाकिस्तानियों के लिए आसान शराइत पर एक नई वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ़ करा दी है। आज़रबाईजान ने इलेक्ट्रॉनिक वीज़े के लिए ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ़ करा दिया है। बहुत सिंपल है, आपने ऑनलाइन पोर्टल खोला, ऑनलाइन वेबसाइट खोली, वहाँ पर आपने अप्लाई किया। 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप के अंदर आपने मालूमात जो उनकी वो चाहते हैं आपने अपनी मालूमात दी। उसके बाद दूसरा स्टेप है आपने अपनी वीज़े की जो फ़ीस है वो जमा कराई डॉलर्स में, और थर्ड स्टेप है कि आपने वहाँ से जो वीज़ा आपको मिलता है वो आपने डाउनलोड किया। ये बहुत आसान शराइत पर आज़रबाईजान सफ़र कर सकते हैं पाकिस्तानी, और आज़रबाईजान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़े की जो फ़ीस है वो सिर्फ $20 है और अर्जेंट फ़ीस है
$50। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि अज़रबैजान ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पॉलिसी इंतहाई आसान कर दी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दादोशुमार जारी कर दिए ज़र मुबादला ज़खायर के। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं वो कम हो गए, बैरूनी अदायगियाँ की हैं, जिसकी वजह से स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो 21 करोड़ 70 लाख डॉलर कम हुए हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर गुज़िश्ता हफ्ते 7 अरब 39 करोड़ 66 लाख डॉलर थे। स्टेट बैंक के ज़खायर इस हफ्ते कम हुए, 7 अरब 18 करोड़ डॉलर हो गए। और कमर्शियल बैंकों का जो ज़ख़ीरा है गुज़िश्ता हफ्ते 5 अरब 13 करोड़ डॉलर था। कमर्शियल बैंकों का ज़ख़ीरा कम होगा, रवा हफ्ते 5 अरब 12 करोड़ 20 लाख डॉलर हो गया है। मजमूई तौर पर हमारे जो ज़खायर हैं मुल्की ज़र मुबादला के वो 12 अरब 30 करोड़ 23 लाख डॉलर हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बैरूनी अदायगियाँ करेंगे तो उसका प्रेशर रुपी पर आएगा, लेकिन इनफ्लोज इन फ्यूचर अगर आ जाता है IMF के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू और दीगर आलमी मालियाती इदारों की थ्रू, तो यकीनन हमारा रेवेन्यू बेहतर होगा, हमारा रिजर्व बेहतर होगा, हमारे इनफ्लोज जब बेहतर होंगे तो रुपी के ऊपर जो एक प्रेशर है वो कम होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम में कि पाकिस्तान, ये बड़ी एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का जो रिस्क लेवल था, तो रिस्क कंट्री रिस्क लेवल होता है कि यहाँ पे कारोबार ना करें, यहाँ पे सरमायाकारी ना करें, अगर कर रहे हैं तो उसका रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वो घट गया है, वो कम हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है। IMF से कामयाब मुआहदे के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया है और पाकिस्तान का कंट्री रिस्क प्रीमियम लेवल 14.13% से कम होकर 3.35% हो गया है। जून 2023 में पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम लेवल बुलंद तरीन सतह पर था। पाकिस्तान के रिस्क प्रीमियम लेवल में IMF मुआहदे के बाद नुमाया कमी हुई है। ये बड़ी खुशाइन बात है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंसिंग के हवाले से मैं आपको न्यूज़ दूंगा कि बैंकों के शरह सूद में, चूँकि इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पाकिस्तान का शरह सूद है 22% और पाकिस्तान की तारीख में जो बुलंद तरीन शरह सूद है, इसकी वजह से ऑटो फाइनेंसिंग बहुत तेज़ी से घटी है। और वैसे भी गाड़ी की कीमतों के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और डिमांड और सप्लाई का बड़ा मसला है, तो जिसकी वजह से गाड़ियों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो अब लोगों की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही है। तो इसके एक मनफी असरात, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑटो फाइनेंसिंग पर भी पड़ा है और मुल्क भर में ऑटो फाइनेंसिंग की जो शरह है वो एक साल में -23.5% हो गई है। बैंकों से ऑटो फाइनेंसिंग का हजम मुसलसल 16 माह कमी के बाद 104 अरब रुपए पर आ गया है। गाड़ियों की खरीदारी के लिए बैंक कर्जे एक साल में 345 अरब रुपए से घटकर 264 अरब रुपए पर आ गए हैं। जाहिर सी बात है 22% ऑफ है, उसमें आप कायबा और एड ऑन कर लें तो 24-25% पे कोई भी गाड़ी बैंक के थ्रू किस्तों पर नहीं लेगा। इस हवाले से लोगों के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब तक शरह सूद में कमी नहीं करती हुकूमत, ऑटो फाइनेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, हाउस फाइनेंसिंग और दीगर प्राइवेट फाइनेंसिंग के हवाले से भी उनके रुझानात में तेज़ी से कमी आ रही है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक्सपोर्ट को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा और किस तरीके से बढ़ाने की बातें हो रही हैं। 100 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट कैसे जाएगी जब सनतें बंद होने के दहाने पर है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी रिकॉर्ड तेज़ी का रुझान देखा गया। इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और आइंदा आने वाले दौर में फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तिजारती एसोसिएशन क्या करने वाली हैं और हुकूमत ने इनसे रब्ता किया या नहीं किया। इन तमाम पॉइंट्स को हम आज के प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी का समा आज भी देखा गया। 100 इंडेक्स ने आज भी 2 नए रिकॉर्ड बनाए। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने का एक नया रिकॉर्ड और तारीख की बुलंद तरीन सतह पे बंद होने का एक नया रिकॉर्ड, यानी 2 रिकॉर्ड मुसलसल 100 इंडेक्स बना रहा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इसी हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद अमीन यूसुफ, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और शरियात भट्ट, स्टॉक एक्सपर्ट। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अमीन साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि वजूहात क्या हैं, इतनी रिकॉर्ड तेजी बरपा है स्टॉक एक्सचेंज में, कोई इतनी बड़ी खुशखबरी तो हमें अभी फिल वक्त मिली नहीं, तो ये फिर ये दिन ब दिन 100 इंडेक्स क्यों रिकॉर्ड तेजी की जानिब गामज़न है, क्या वजह है? देखिए, एक तो ये है कि आपकी इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आ रही है, जो पहले सेंटिमेंट्स बेहतर हो गए, और प्लस दूसरी चीज है कि इन्वेस्टर भी मार्केट में आ गया। आप देखें मार्केट को वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। प्लस तीसरे है कि फिक्स जो पैसा है ना वो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट कर चुके हैं, अब इंटरेस्ट रेट ने नीचे जाना है। ऑब्वियसली यहाँ जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करता है उसको एक कैपिटल गेन मिलता है और प्लस डिविडेंड यील्ड मिलती है। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट में, अगर आप पूरा एनालाइज करें तो अक्टूबर जो 2 को मार्केट 46,000 पे थी। इसके बाद अगर आप पूरा एनालाइज करें तो मुश्किल से 6 या 7 सेशन से नेगेटिव गए थे और बहुत छोटे छोटे, इसमें एक बड़ा नेगेटिव सेशन 333 पॉइंट का। इसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट प्लस ही जा रही है, एक ही डायरेक्शन पे जा रही है। और आप देखें मार्केट में क्या है, छोटी छोटी करेक्शंस भी आ रही है, मार्केट प्लस होती है, फिर मार्केट
पूरी बराबर हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, फिर रिकवरी आ जाती है। तो इसका मतलब इंडिकेट ये कर रहा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग अवेलेबल है। उसकी बहुत सारी एक आधी रीजन ये भी है, देखें ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने काम करके दिखाया है। पहले बातें होती थी लेकिन अब डिलीवर किया। देखिए ग्राउंड पे जब काम होता है तो चीजें बेहतर होती है। कभी भी हिस्ट्री में ऐसे मेरे ख्याल में नहीं हुआ कि आईएमएफ का इतना स्मूथ प्रोग्राम आपका गया हुआ हो। जी और प्लस ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की कल एक टीवी चैनल था, मैं सुन रहा था कि फर्दर और भी जो फंड्स है ना अनलॉक हो जाएंगे, तो उसका मतलब है आपके पास और भी इनफ्लोज आ जाएंगे जो बायलैटरल एजेंसीज से, वहां से भी आपको मटेरियलाइज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी इनफ्लोज, आप जो 2024 का कह रहे थे कि सिनेरियो था कि भाई पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, ये पेमेंट नहीं कर सकेगा, ये बीट नहीं कर सकेगा, जी तो वो सब चीजें अब खत्म हो गई हैं। तो मतलब लग रहा है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और प्लस आपकी इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म करेगी, ग्रोथ रेट आपका बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली जब चीजें बेहतर होती हैं तो स्टॉक मार्केट फ्यूचर न्यूज देख के ही चल रही होती है। लेकिन अमीन साहब आप कह रहे हैं कि इन्फ्लोज आ जाएंगे, अच्छी बात है, हमारे मुल्क में इन्फ्लोज आएँ, इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें पैसे दें, लेकिन हमने अगले साल बड़े पैमाने पर कर्जों की मद में अदायगियाँ करनी है, तो क्या हमारे इन्फ्लोज इतने हो जाएंगे कि हम तमाम अदायगियाँ कर देंगे? 12-13 अरब डॉलर हमें तकरीबन देने हैं। देखिए आपका जो गैप है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और प्लस जो आपका जो गैप आ रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो भी कम हो रहा है। रेमिटेंस भी अब ऑफिशियल आना शुरू हो गई है। एक टास्क है गवर्नमेंट के लिए, जो आने वाली गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट तो अब खत्म हो जाएगी, नई गवर्नमेंट जो आएगी, तो इम्पोर्ट को जो है ना, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जब तक आप नहीं करेंगे और चीजें बेहतर होंगी, लेकिन आने वाले दिनों में लग रहा है कि आपने जो लोन की आप जो बात कर रहे हैं वहाँ पे पेमेंट करनी है, वो रीस्केड्यूल हो जाएंगे, बायलैटरल एजेंसीज कर देंगी। क्योंकि अब आपके पास आईएमएफ की स्टैम्प लगी हुई है और आईएमएफ ने जब आपको ओके कर दिया है जी तो उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो चीजें जब देखें, जब बेहतरी की तरफ जाती हैं, वही वाली बात है, एक एक स्टेप करके आप ऊपर जा रहे हैं। तो जब ऊपर जा रहे हैं तो चीजें भी बेहतर हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए क्रेडिबिलिटी की बात है कि ये इंटीरियम गवर्नमेंट ने डिलीवर करके दिखाया है। देखिए काम हो गए। पहले जब आप देखेंगे अगर 3 महीने पहले चले जाए तो क्या सिचुएशन थी, लोग कहते थे कि अब खत्म हो गया, अब डिफॉल्ट हो गया, ये हो गया। बिल्कुल। तो आप ये देखिए पूरा होमवर्क किया गया है, पूरी हर 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 कोई ने अपना परफॉर्मेंस दी है। आप देखें एनर्जी सेक्टर में भी काफी चीजें हो गई, गैस के जो इश्यूज थे कि प्राइसेस का, वो रिजॉल्व हो गया है। वो इतनी आसानी से नहीं था, इतना आसान काम नहीं था। आपने देखे दोनों एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्टेड दोनों में इतना गैप नहीं रखा। तो मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड तो आ रही है। तो इसी वजह से आप देखिए स्टॉक मार्केट दुनिया भर में नहीं होता, जब इकोनॉमी बेहतर होती है और चीजें नजर आती हैं जी तो उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में आता है। अच्छा, तो अमीन साहब आप ये कह रहे हैं मार्केट बेहतर हो गई है, तो नए आईपीओज मार्केट में नहीं आ रहे, तो एक्टिव क्लाइंटेल का जो रेशियो है वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा जब मार्केट इतनी आउट क्लास परफॉर्म कर रही है? अगर मार्केट जेन्युइन है तो फिर तो लोगों को आना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए मार्केट में। देखिए लोग आएंगे क्यों नहीं आएंगे। देखिए एक तो ये कि लोगों ने फिक्सिंग भी प्लेसमेंट्स की, वो प्लेसमेंट्स की डेट्स होती हैं, अगर वो मेच्योर होती हैं तो लोग आते हैं। तो लेकिन मैं जैसे मैंने पहले बताया कि जो देखिए फंड्स के पास जो है फिक्स में थे, ऑब्वियसली उन्होंने, उनके पास क्या एवेन्यू है स्टॉक मार्केट के अलावा, आपके पास तो एवेन्यू नहीं है। देखिए जी अब करेंसी की मार्केट में जो चीजें चल रही थी वो खत्म हो गई, कमोडिटी में लोग नहीं कर रहे हैं, तो एक आपके पास एक एवेन्यू स्टॉक मार्केट ही रह जाता है। अब एक और चीज आप कंसिडरेशन में रखें, जब आपकी चीजें बेहतर होंगी, जब आपके इलेक्शन हो जाएंगे, तो आपका जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाहर से एफडीआई भी आएंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, क्योंकि आपके डिविडेंड नीति आप कंपैरिजन करें रीजन से बहुत बेहतर है। जी और आप ये भी देखें ना कि आपकी कंपनी की कितने के पीई पे आपको चीजें मिल रही है। 200 रुपए की अर्निंग वाला शेयर आपको 350 रुपए में मिल रहा है, 1.5 की, 1.25 की पीई पे मिल रहा है। आप कितनी कितनी कंपनीज है जो बहुत अभी भी अगर देखें, अगर एनालाइज करें तो उनकी प्राइसेस अभी भी कम है। पोटेंशियल बहुत है अभी भी मार्केट के अंदर। शहरियार भट्ट, मैं जी आपकी बिल्कुल। तरफ आऊंगा। आज ट्रेडिंग के दौरान कौन से स्टॉक्स के अंदर जबरदस्त तेजी देखी गई, कौन से स्टॉक साइलेंट मोड से एक्टिव मोड पे चले गए, जरा तफसील बताइएगा इस हवाले से। देखिए आज सुबह हमने देखा था कारोबार का आगाज मुद्दत अंदाज में हुआ था, और चूंकि आज लास्ट वर्किंग डे था, रोल ओवर वीक था, और यूजली हमने यही देखा कि रोल ओवर वीक में काफी ज्यादा प्रेशर होता है, खासतौर पर फ्राइडे वाले दिन। तो मार्केट में सारा दिन स्विंग्स आते रहे, अप डाउन रहे मार्केट के अंदर। इन फ्यूचर की जो पोजीशन हम देख रहे थे तकरीबन 10 अरब रुपए के करीब थी, और खुश असलूबी से तय हो गए सारे फ्यूचर के सौदे। और इस दौरान हमने देखा जो मार्केट में जो आज सेंटिमेंट रहे, खासतौर पर ऑयल एंड गैस के सेक्टर में हमने देखा कि काफी उतार चढ़ाव रहा और सेलिंग देखने में आ रही है। हमने पिछले दिनों में देखा जो तेजी हो रही थी मार्केट में, आप 12 ये सवाल करते हैं कि या पॉप नहीं आ रही मार्केट में, करेक्शन नहीं आ रही। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो करेक्शन सेक्टर वाइज हम देख रहे हैं। यही वजह है कि आज हमने ऑयल एंड गैस के अंदर थोड़ी सी सेलिंग देखी है, इसके अलावा सीमेंट पे थोड़ी सी सेलिंग देखने में आ रही है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में कुछ बाइंग देखने में आई। कमर्शियल बैंक में पिछले दिनों काफी सेलिंग आई थी, प्रॉफिटिंग देखने में आई थी जब से विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट ने आयद किया। उसके बाद आज कुछ रिकवरीज देखने में आई। बैंकिंग के स्टॉक्स में खासतौर पे एचबीएल के स्टॉक की अगर मैं बात करूं, 4 रुपए से जायद का इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। और
मीज़ान बैंक का स्टॉक है, काफी आउट परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा डिविडेंड भी दिया है। आप कह सकते हैं कि 100% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है पिछले 6-8 माह में। तो इनमें काफी ज्यादा एक्टिविटीज देखने में आ रही है। फिर साइड बोर्ड के आइटम्स हैं, उनके अंदर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इत्मीनान बख्श रही, लेकिन मार्केट ने इंटरडे हाई किया 59,502 का। एक और हाई मार्केट ने अपने बिल्कुल। हिस्ट्री का लगाया 602 और पॉइंट क्लोजिंग भी जाने ऑल के टाइम बाद। हाई हुई है। जी जी बिल्कुल। 59,502 का ऑल टाइम हाई करने के बाद बाजार वहां से नीचे आई है। अच्छी चीज जो देखने में आ रही है कि वॉल्यूम बदस्तूर मार्केट के बढ़ते जा रहे हैं। और इस वीक आपने देखा कि 2 बार इस तरह का मार्केट में 100 करोड़ से ज्यादा का शेयर का काम हुआ। आज फ्राइडे था, बिल्कुल। फ्राइडे को यूजली टाइम कम होता है, लेकिन इसके बावजूद 655 मिलियन से ज्यादा शेयर आज बाजार में ट्रेड हुए। तो अक्रॉस द बोर्ड आप कह सकते हैं बाजार में काफी अच्छी एक्टिविटीज रही। बिल्कुल अमीन साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। हमने देख लिया कि एक तरीके से हैट्रिक ही हो रही है कि 100 इंडेक्स रोजाना की बुनियाद पर ये रिकॉर्ड बना रहा है, ऑल टाइम हाई ट्रेड होने का भी और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग का भी। तो क्या समझते हैं साल के अख्ताम तक 100 इंडेक्स को कहाँ देख रहे हैं आप? इंडेक्स तो आपका ऊपर जा रहा है, जैसे शहरयार ने भी कहा कि इंटर मार्केट करेक्शंस तो आ रही हैं, सेक्टर मैन्यूवरिंग हो रही है। देखिए लग रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा अनलेस कोई ऐसी बैड न्यूज नहीं आती। देखिए एक चीज जो है ना, ऑयल की प्राइसेस अगर बढ़ जाती हैं, अल्लाह ना करे, तो फिर कुछ ट्रिगर हो सकता है जी। कि कुछ मार्केट ब्रेक लगा दे, लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि चीजें बेहतर हो रही हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि इनफ्लोज अगर और जैसे 700 मिलियन आपके पास आएंगे तो और इनफ्लोज अगर मटेरियलाइज होंगे तो उसका दूसरा इम्पैक्ट देखें, आपको रुपये अप्रिशिएट करेगा। जब रुपये अप्रिशिएट करेगा तो चीजें और इन्फ्लेशन के नंबर्स आपके नीचे आएंगे। लेकिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है इस वाली मॉनिटरी पॉलिसी में कम होगा, मुझे नहीं लगता कम होगा। जो इंटरेस्ट रेट जो है ना आपके 2024 में होंगे वो कम होना शुरू आप होंगे। अनचेंज रह सकता है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल अनचेंज रह सकता है क्योंकि अभी भी आपके पास इन्फ्लेशन के नंबर्स ऊपर है। लेकिन बिल्कुल। देखिए आगे मोमेंटम क्या बन रहा है कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट कर चुके हैं और आने वाले साल में जो है ना वो ऑब्वियसली वो गिरावट काफी लंबी आएगी, 5 से 6% या 7% का गिरावट। आप 15% का रेट मेरे ख्याल में 2024 में देखेंगे। तो इसकी वजह से भी आप देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि फ्यूचर न्यूज में मार्केट चल रही होती है, लोग अपने व्यू बना के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। और देखिए जो पोर्टफोलियो बना रहा होता है वो देखभाल के बना रहा होता है, वो देख रहा होता है कि किस सेक्टर में ग्रोथ है। अच्छा इन्वेस्टर होता है वो हमेशा एनालाइज कर रहा होता है जी। और बॉटम पे पिक कर रहा होता है, और एक स्टॉक जब ऑप्टिमम पॉइंट पे आ जाता है तो उसको सेल भी कर रहा होता है। अच्छा अमीन साहब, सनतकारों ने इंडिकेशन दे दिया है, बल्कि अल्टीमेटम दे दिया है हुकूमत को कि वो सनतें बंद कर देंगे अगर गैस प्राइसेस में कमी नहीं हुई, और एनर्जी प्राइसेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको अगर 100% नहीं मिली तो वो सनतें नहीं चला सकेंगे। तो ऑब्वियसली फिर एक्सपोर्ट टारगेट हमारा मिस होगा, एक्सपोर्ट के मसाइल होंगे। तो मार्केट इसको, इस मामले को कैसे एब्जॉर्ब कर रही है? देखिए इसमें अगर आप एनालाइज करें तो टेक्सटाइल सेक्टर तो मार्केट में है, लेकिन उसकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप जो वॉल्यूम वाइज मार्केट में जो जैसे दूसरे सेक्टर में काम होता है, इतनी बड़ी ट्रेडिंग नहीं होती है कुछ स्टॉक्स में। लेकिन ओवरऑल आप देखें एक और चीज भी आ रही थी कि जैसे अपना कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है कि उन्होंने कमेटी बनाई हुई इंडस्ट्री वालों की, और जो रिनोन लोग हैं उनको बैठा के वो सारे सोल्यूशंस निकालेंगे। मुझे लग रहा है वो मीटिंग होगी तो उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे जाके कि क्या है क्या नहीं। वो तो $100 बिलियन एक्सपोर्ट ले जाने का दावा कर रहे हैं कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं। देखिए एक हो सकती है, आप मुझे ये बताएं ना कितनी चीजें यहाँ से रॉ मटेरियल आपका चले जाता है और फिनिश होकर वापस आ रहा होता है। तो वही रॉ मटेरियल यहाँ देखिए, एक सोल्यूशन जो गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट अब करेगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जब तक आप नहीं करेंगे। देखिए अगर 65 बिलियन की आपकी इंपोर्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल। 15 अरब डॉलर की इंपोर्ट कम कर देते हैं और कोई इंडस्ट्री लगा लेते हैं, तो आपका मसला जो गैप का मसला आता है कि हम IMF की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है आप एक्सपोर्ट रातों रात नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप दूसरे सेक्टर की तो बढ़ा सकते हैं। आप एग्रीकल्चर के सेक्टर की बढ़ा सकते हैं, IT की बढ़ा सकते हैं। तो उसमें वर्क फुटिंग की काम करने की जरूरत है। नई गवर्नमेंट जो आएगी उसके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा, और ये गवर्नमेंट जो है अगर रोड मैप बना के जाती है और उसमें इम्प्लीमेंट होगा तो मुझे लग रहा है चीजें पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ जाएंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। शरिया भट्ट, आखिर में मुझे ये बता दें कि सऊदी प्रिंस पाकिस्तान आ रहे हैं, ये खबरें जेर गर्दिश हैं। क्या इन खबरों को किस तनाजुर में लिया जा रहा है स्टॉक मार्केट में? ब्रोकर्स इस हवाले से क्या कहते हैं? और अगर वो आ जाते हैं और बड़ा ऐलान कर देते हैं वाकई में, तो क्या मार्केट कहाँ जाएगी, कहाँ ट्रेड होगी? इस हवाले से ज़रा बता दें। तो कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। हम गुज़िश्ता 2 साल से इस तरह से सुन रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं कराची में, लेकिन इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट मिनिस्टर, जो इंटीरियर मिनिस्टर खासतौर पर वजीर तिजारत साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि अगले 10 दिन में कोई खुशखबरी देंगे। इसके अलावा UAE के सफीर जो हैं वो भी ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मार्केट जो इन दिनों मुझे बढ़ रही है, तो मुझे यही लग रहा है कि मार्केट में ये सारी खबरें हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं और काफी ज्यादा
वो पुरुमीद है कि सऊदी अरेबिया से कोई बड़ी एग्जीक्यूशन होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास और कोई चांस नहीं है। आप देखें हमारे जो रिजर्व के नंबर हैं वो फर्दर डिक्लाइन हुए हैं, $7.1 बिलियन के पास आ चुके बिल्कुल हैं। ऐसा ही तो है। अब हमें हमारे रिजर्व बढ़ाने होंगे। एटलीस्ट हमारे पास 6 हफ्तों का कवर हो, इम्पोर्ट कवर बेहद जरूरी है। अगर नेक्स्ट वीक तक हमारे पास कोई बाहर से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आती है तो आप देखेंगे कि रुपए के ऊपर दोबारा से प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा और रुपया दोबारा से नीचे होएगा, जो हम बहुत कोशिशों से ऊपर लेकर आए हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट आपका, अमीन यूसुफ आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। स्टॉक मार्केट ने आज भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ही बंद हुआ। आज भी 100 इंडेक्स ने 2 नए रिकॉर्ड कायम किए और दोनों साहिबान का यही कहना है कि जिस तरीके से करंट गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट परफॉर्मेंस दे रही है, उससे यही लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट मजीद रिकॉर्ड प्लस होगी। और एफडीआई हमारा मेन मसला है, मेन इशू है। अगर एफडीआई का तसलसल बेहतर हो जाता है, बाल हो जाता है, तो यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट आउट क्लास परफॉर्म करेगी। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक मुशीर बराए वजीर खजाना मुजम्मिल असलम। मुजम्मिल साहब, बड़ा दावा कर दिया है हमारी एक्सपोर्ट $100 अरब तक पहुंच जाएंगे और ये दावा किया वफाकी वजीर सनअत और तिजारत गौहर एजाज साहब ने बजरिया ट्वीट। क्या वाकई हम इतनी पोटेंशियल लगते हैं इन हालात में भी, गैस क्राइसिस को सामने रखते हुए, कि हम अपनी एक्सपोर्ट आने वाले चंद महीनों में $100 अरब तक ले जाएंगे? देखिए, अगर $100 अरब छोड़ें, अगर वो अभी तो पाकिस्तान ने पिछले साल $27 अरब एक्सपोर्ट की है, अगर वो $35 अरब पे भी ले जाएं तो पाकिस्तान की IMF से छुटकारा हो जाए, क्योंकि IMF जो है पाकिस्तान को जो है बामुश्किल 4 साल में $6 अरब का प्रोग्राम देता है। तो मैं दुआ करता हूं कि वो $35 अरब का ही हदफ हासिल कर लें। इसी तरह की लंबी जो है छोड़ी थी एहसन इकबाल साहब ने भी 2010 का विजन एक बनाया था और 2025 का बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि $100 अरब पाकिस्तान एक्सपोर्ट हो जाए। आपकी मुल्क की बरामदात कैसे बढ़ी जब आपकी ज़राअत अच्छी? ज़राअत का हाल ये है कि हम 2004-2005 में 1.5 करोड़ गांठे जो पैदा करते थे कपास की। अब जो है हम 70 लाख गांठे पैदा करते हैं। तो जो 70 लाख गांठे पैदा करता है मुल्क कपास की जी, तो वो जो है मुश्किल जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 14-15 अरब डॉलर की करता है। ये $100 अरब पे लेके जा रहे हैं। वो बात करें कि जो इंसान को समझ भी आ जाए जी। और अगर ये $100 अरब की इन्होंने पाकिस्तान के लिए बरामदात का हदफ हासिल कर दिया जी, ये तो तकरीबन पाकिस्तान का 80% कर्जा उतर जाएगा भाई। $120 अरब तो कर्जा है पाकिस्तान का, बिल्कुल। तो पाकिस्तान तो मतलब वारे न्यारे हो जाएंगे। यहाँ पे तो कोई खैरात लेने वाला नहीं बंदा मिलेगा, मुझे तो लगता है, अगर ये ऐसा कर दिया। और यहाँ पे तो जी, मतलब कोई किसी को मुलाजिम मतलब नहीं रख सकेगा। इतनी माल का हेर फेर हो जाएगा, इतने रेल फेर हो जाएगा। तो ये तो माशाल्लाह मतलब ऐसे। अब इनसे ये आप पूछें कि ये हदफ चले $100 अरब का, तो फिर आप पूछेंगे क्या हदफ है, तो 5-10 साल की बात कर देंगे। उनसे ये पूछ लें कि इस साल जून का क्या हदफ है आपका, और फिर उसके अगले साल जून का क्या हदफ है। हम तो इस साल एक्सपोर्ट का हदफ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। सनअतकारों ने तो अल्टीमेटम दे रखा है निगरान हुकूमत को कि अगर गैस प्राइसेस के मसाइल को हल नहीं किया तो सनअतें बंद कर देंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, ये ना भाईजान, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे सनअतकार जब से सनअत लगाने से पहले सनअत बंद करने का अल्टीमेटम दे देते, तो कोई सनअत बंद नहीं होती। और जो जायज रेट है, अगर उस पर काम नहीं कर सकते तो कोई इनका खर्चा देके तो नहीं चला सकता ना। अब आप कहें मुझे कि मैंने गाड़ी खरीद ली है, मुजम्मिल तू पेट्रोल नहीं दिलाएगा तो मैं गाड़ी खड़ी कर दूंगा जी, तो मेरी तरफ से आप खड़ी कर दें गाड़ी यार। मेरा ठेका लिया है आपका, मैं पेट्रोल भरा सकता फिर, ठीक है ना। तो इसी तरह ये सनअतकारों ने, अगर इनसे सनअत नहीं चल रही और वो समझते हैं कि गैस महंगी है तो बंद कर दें। मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब मुजम्मिल और जो है न्यूज़ वन का स्टाफ जो है वो जो है अपने बिजली और गैस के बिल 4 गुना करके इनको जो है सस्ती देते रहे। यही तो वजह है इस मुल्क की तबाही की। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, फर्टिलाइजर सेक्टर को जो सब्सिडी दी जा रही है उसको खत्म किया जाए, हमें जो ओगरा ने जो एक गैस का रेट मुतय्यन किया है उस पर गैस दी जाए, वो तो ये डिमांड कर रहे हैं। ओगरा ने का रेट मुतय्यन किया है, क्या पंजाब क्या पाकिस्तान से बाहर है? उनको कहते हैं कि आप जो है $20 की गैस दो और हमें जो है $4 की गैस दो। मतलब जहां पे इनका उल्लू सीधा होता है उसकी मिसाल दे देते, दूसरे की मिसाल नहीं देते। अगर ये पुराना खेल है भाई। ये
मैं भी आप यहीं बैठा हूँ, आप भी यहीं बैठे हैं, जी कोई सनद वनद बंद करके नहीं जाना इन्होंने। ये सिर्फ बार बार यही, अगर इनको समझ आता है कि इनका काम नहीं चल सकता तो ठीक है, ऐसा क्यों काम करे जो, अगर ये गैस महंगी होती है तो इनका नुकसान है, लेकिन अगर हुकूमत इनको सस्ती गैस दे तो हुकूमत का जो नुकसान है वो कौन भरेगा? फरिश्ते भरेंगे आके? वो मैं और आप देते हैं टैक्सों की शक्ल में, बिल्कुल हमारी और ऐसा ही आपकी है, जनता आ बिल्कुल जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तो वो काम बंद करना चाहिए जब वारे का नहीं है तो। बिल्कुल। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक बात है, हमने कभी भी लोकलाइजेशन को बेहतर करने के लिए कोई पॉलिसी मुतारिफ नहीं कराई, हमने अपनी लोकल मार्केट को बेहतर करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन का इतना फुकदान क्यों है? बगैर मेहनत के आपको जो है कह दिया कि आपका इतना मुनाफा होगा, जी अब वो जब आदत लग गई, दुनिया तो तब्दील हो गई, तो वो जब आदत उनकी खराब हो गई तो उनसे कोई चीज नहीं बनती। अब बात यह है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में पैदा हुई हुई चीज है वो पाकिस्तान में महंगी मिलती है, दुनिया में सस्ती मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे ये जो टिकट पाकिस्तान से बाहर जाती है, हमारे फैक्ट्री वाले $1 की बेचते हैं, जब आप दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं, वो $20 की उन्हीं से वही टिकट खरीद के लाते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, मुल्क में इन्होंने $1 की नहीं बेची। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक कार्टेल बना हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी, वो भी इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने में बराबर का शरीक है। मैं ये कहूंगा कि वो मेहनत करने के आदी है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के आदी नहीं रहे। आसान रास्ता गैस दे दें, टैक्स हम पे सफर कर दें, करे सूद हम पे ना लगाएं, ये एक तरीका है तो हम काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। भाई तो ऐसा काम नहीं है, ये अब नहीं हो सकता। ये मुल्क इतना मकरूज हो चुका हुआ है, बिल्कुल ये जो है इस वक्त टैक्स मिल नहीं रहा, हर आदमी कह रहा है मुझे टैक्स छोड़ दो, तो फिर क्या मुल्क कैसे चलाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट दिन ब दिन बढ़ रहा है। अच्छा ये मुझे बताइएगा मुजम्मिल साहब कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जब बजट पेश किया था तो एक एक्सपोर्ट काउंसिल बनाई थी, वो हमें एक्सपोर्ट काउंसिल कमेटी नज़र तो नहीं आई, कहाँ है, कौन है इसमें, क्या परफॉर्मेंस है? और अभी मौजूदा हुकूमत ने भी एक एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल बना दी है, उसके बाद फिर ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आएंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो ये लेकर आएंगे उसमें तो सरकार वैसे ही उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है, उसको मुस्तरद कर चुका है। तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे और ये जो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं ये कामयाब हो पाएगी मुस्तकबिल में? अभी तो अभी कमेटी बनी है, सारे स्टाइल में रहते हैं। इसमें तो वही इलियट क्लास है, इसमें तो ना एसोसिएशंस के लोग हैं, ना अपेक्स बॉडी के लोग हैं, ना चैम्बर के लोग हैं, तो फिर ये ऐसी कमेटी बनाने का फायदा क्या है? वही तो मैं कहता हूँ कि भाई हर दौर में एक तो हर कमेटी ये आजम हाउस वालों से ये अंदर खाने है, आके अपने काम करवा लेते। जी कोई शुगर मिल वाले हैं, 4-6 वो आ जाते हो, टाइल वाले 8 आ जाते हैं, कोई धंधा चल रहा है कोई। अच्छा मुजम्मिल साहब, आखिर में मुझे ये बता दें कि इन हालात में जब एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी प्राइसेस के मसाइल सर पर हों तो क्या हम अब साल के ख़त्म तक अपना जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो अचीव कर लेंगे? जो हमने $30 बिलियन रखा है, क्या हम वो अचीव करने की पोजीशन में है इस वक्त? इसको देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि ये पिछले साल के $28 अरब, $28.5 अरब तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि मसाइल तो हैं और तवानाई बुरान सर पर है, इसको कैसे मैनेज करना है ये हुकूमत का काम है। सनतकारों को किस तरीके से लेके चलाना है, किस तरीके से पॉलिसी मुतारिफ करानी है, किस तरीके से एक्सपोर्ट का हदफ हासिल करना है। सनतकारों को बुलाएं, बिठाएं, बैठ के बात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, अपनी पॉलिसी को बेहतर करें। और $100 अरब अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ मिलाना होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपने साथ मिलाना होगा। मखसूस लोगों का कार्टेल बनाकर या मखसूस लोगों का ग्रुप बनाकर अपने साथ रखना मुल्क की मईशत के लिए यकीनन नाइंसाफ़ी की बात होगी। तो इस हवाले से फ़ौरी तौर पर मैं समझता हूँ कि गौहर एजाज साहब को अंडरस्टैंड करना होगा और कोई ना कोई स्टेप उठाना होगा ताकि सनतकारों के मसाइल हल हो सकें और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जौहर अली कंधारी, साबिक सदर काटी और सनतकार। बहुत शुक्रिया जौहर साहब, आपका आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। $100 अरब तक एक्सपोर्ट लेकर जाएंगे। गौहर एजाज ने एक बड़ा दावा कर दिया है, बजरिया ट्वीट उन्होंने ये ऐलान तो कर दिया है कि आइंदा आने वाले सालों में हम अपनी एक्सपोर्ट को $100 बिलियन तक लेके चले जाएंगे। लेकिन कैसे? सनतकार तो इंतहाई परेशान है, गैस क्राइसिस के मसाइल सर पर खड़े हैं, ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा? जी हमजा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एक्चुअली देखें, उनका दावा उनकी विश है और कोई भी जब इस सीट पे बैठेगा या इस तरह जिम्मेदारी संभालेगा तो उसकी विश यही होती है। जी। और
और अच्छी बात है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक सोच है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज पे आए तो चीजें बज़ाहिर मुश्किल नजर आती है कि टारगेट अचीव हो सकता है। हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, लेकिन हमें वो बुनियादी चीजें मैसर जब तक की नहीं होगी उस वक्त तक के, देखिए सबसे बड़ा मसला जो इस टाइम वो है कि हमने कभी भी इकोनॉमिक्स के ऊपर हम जब बात करते हैं तो हमने कभी भी इंडस्ट्री को उस तरीके से नहीं ट्रीट किया जैसे इस मुल्क में इंडस्ट्री को लेना चाहिए। हम हमेशा कहते रहेंगे जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट का काम नहीं है इंडस्ट्री लगाना। गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री लगाई है वो स्टील मिल का हाल आपके सामने। हमें प्राइवेट सेक्टर के लिए आप वो कंडेंसिव एनवायरनमेंट दें, टैक्स हॉलीडेज दें, टैक्स में रिलीफ दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, बिजली पानी गैस दें। ये वो बेसिक चीजें हैं जो हम आज भी अपने नेबर कंट्री से अगर कंपीट करते हैं तो हम 30-32% ज्यादा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेयर कर रहे हैं। इस ग्लोबल विलेज में जहाँ पे सारा कारोबार एक मोबाइल फोन पे होता हो, वहाँ पे आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर का चलो एक बहुत बड़ा थ्रेट था, थैंक्स टू अवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के वो थ्रेट खत्म हुआ। ठीक है, स्ट्रीट क्राइम के हद तक यार बड़े शहरों में होता है, लेकिन आप देखें कि बिजली यहाँ पे नहीं है तो इतनी महंगी है कि वो हम कम्पीट ही नहीं कर सकते। गैस का आए दिन शटडाउन होता है, हॉलीडेज होते हैं, गैस आपको गैस नहीं मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इस काबिल नहीं है, मार्कअप आपका रीजन में हाईएस्ट रेट के ऊपर है। इंडस्ट्री कैसे लगेगी? मतलब इंडस्ट्री, पहले मैं कहता रहा हूँ कि एक जमाने में हम इंडस्ट्री खत्म हो रही है, ये वेयर हाउस में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे चाइना से इंपोर्ट होके लोग वेयर हाउस करते हैं, 4 कैमरे लगा के मालिक घर में बैठता है और वहाँ 2 गार्ड बिठा के वहां से वो इंपोर्ट करके माल सब फरोख्त करता है और इंडस्ट्री खत्म हो गई। अब तो वो स्टेज भी निकल गई क्योंकि इंपोर्ट भी अब मुश्किल हो गई है। तो अब हो ये रहा है कि वो जो जगह पे कमर्शियल की गुंजाइश है वहाँ पे वो इंडस्ट्री खत्म हो गया ना, कमर्शियल प्लाजा बनना शुरू हो गया। लोगों को खाली इसी सेक्टर में कुछ काम नजर आ रहा है। और आप बताएं कि कौन से सेक्टर में काम चल रहा है? लेकिन जौहर साहब एक पॉइंट ये भी है कि अगर हमारे पास गैस के इश्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज है, तो हम उसके मुतबादिल ज़राए क्यों नहीं तलाश करते? हमारे पास सोलर मौजूद है, हम सोलर अगर अपनी इंडस्ट्रीज में लगा लें तो हम बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। फिर हमारे पास सिंथेटिक नेचुरल गैस का एक ऑप्शन मौजूद है। अगर गैस का बहरान है तो अब एसएनजी पर अपनी सनतों को अगर कन्वर्ट कर दें तो उससे भी हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो अपने फायदे को मलूज़े खाते रखते हुए बात करता है ना, सबसे पहले करता है ना सर। मसला है देखिए, ऑल्टरनेट एनर्जी के तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने रिसोर्सेज है कि हम विंड से बिजली बना सकते हैं, हम पानी से बिजली बना सकते हैं, हम सोलर से बिजली बना सकते हैं। ये तो वो नेचुरल चीजें जो दुनिया में नहीं है, आज लोग चाहते भी नहीं कर सकते और हम कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल पे जब काम होता है ना तो फिर ये काम बेसिकली प्राइवेट सेक्टर नहीं करता, ये पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट को पॉलिसीज देनी होती है, गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना होता है, गवर्नमेंट को मराद देनी होती है और इस चीज को प्रमोट करना होता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बीच में आ जाएगा या बिल्कुल काम करेगा, कौन नहीं चाहता। लेकिन जब यहाँ पे पॉलिसी का इतना फुकदान है और इतनी इंस्टेबिलिटी, देखें सर, जब तक कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना, आपकी कोई भी मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। लोगों में हुकूमत तो अच्छे काम कर रही है, अच्छे स्टेप्स उठा रही है, रिफॉर्म्स अच्छे कर रही है। वो एक अलग बात है कि इतना बड़ा दावा इन्होंने कर दिया, ये मुमकिन नहीं है मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज के सामने रखते हुए, लेकिन इकदाम तो अच्छे कर रही है। सरकारों का एतमाद तो बहाल हुआ है, इस बात को तो तस्लीम करते हैं आप? सर देखें, एतमाद बिल्कुल बहाल हुआ है, लेकिन साथ साथ ये फेयर भी है ना कि ये पॉलिसी कब तक चलेंगी? 2 महीने और चल जाएंगी, 1 महीने और चल जाएगी, फिर एक नया सेटअप आएगा, नई हुकूमत आएगी, नए तरीके से चलेगी, उस टाइम क्या होगा? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट, SIFC तो बंद नहीं हो जाएगा, सीपैक तो बंद नहीं हो जाएगा। ये दोनों हमारी लाइफ लाइन्स हैं, अगर ये खुल गई तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात तो मरतब होंगे। यही वो पॉजिटिव चीजें हैं जो अभी तक आपको जिंदा रखी हुई है। अदरवाइज आप ग्राउंड रियलिटीज पे आए ना, चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक के कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आके एक मजबूत पॉलिसी नहीं आएगी, आपको बताऊं सबसे बड़ा थ्रेट इस टाइम क्या है जो हमें सोचना चाहिए। आपका जितना फाइनेंशियल सेक्टर है और आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इस टाइम वेट एंड सी के ऊपर है। वो कोई काम भी नहीं कर रहा है, वो टाइम गेन कर रहा है। क्या लेट्स सी, जनवरी में देखते हैं। देखिए, ना कोई आपकी BMR हो रहा है, ना कोई आपकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लाइन बढ़ रही है, जो बनी है वही नहीं चल पा रही, डाउन साइजिंग हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है। सर, एक छोटी सी इंडस्ट्री भी लगती है ना, कॉटेज इंडस्ट्री किसी गली मोहल्ले में, वो भी 100-200 आदमी को अपने साथ कहीं डायरेक्ट कहते हैं ना बिलवास्ता इंडक्ट कर लेती है। और बड़ी इंडस्ट्री तो फिर आपको पता है वो हजारों आदमी कंटेक्ट करती है। टेक्सटाइल सेक्टर में आपकी इंडस्ट्रीज बन हो रही है, 2-2, 5-5 हजार आदमी वहां से निकाले जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे सर ये लोग? मगर गौर साहब, अगर मैं गुज़िश्ता 4-5 माह पहले चला जाऊं तो उसके मुकाबले में अभी तो हालात काफ़ी हद तक बेहतर हैं। IMF ने तारीफ की है आपके स्टेप्स की, बल्कि IMF का स्मूथली एग्रीमेंट होना ही इस बात का सबूत है कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो राइट पोजीशन पे जा रहे हैं। तो ये तो खुशैन बात है। नहीं, मैं उससे बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं करता। चीजें गेटिंग बेटर, जो पहले से आज से अगर हम पहले देखिए, पहले तो एक बहुत ही बौरानी कैफियत थी और मसला ये था कि
हमारी जो हुकूमत थी वो अपने अपने मसाइल में इतनी उलझी हुई थी कि वो तो इस सेक्टर की तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं थी। मैंने कभी किसी बड़े और जो हमारे मुल्क के करते धरते हैं उनका कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट बयान नहीं देखा जो इंडस्ट्री के हवाले से या मुल्क में कोई इस टाइप के फरोग के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात कर रहे थे। क्योंकि आप देखें कि पिछले 4-5 साल 6 साल की आप हुकूमती सेटअप देखें ना, तो इस पूरे दौर में जो हुकूमत भी रही है, हमारा किसी से वास्ता नहीं है, वो सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट करते रही है। उन्होंने गवर्नेंस नहीं की है। अगर आप रियलिटी में देखें तो सिर्फ अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट में उलझे रहे, उनके अपने इख्तलाफात को सीधा करते रहे, इस तरफ कोई आया नहीं। लेकिन हमें अब चाहिए कि इसको वॉर फुटिंग लेवल के ऊपर एक जामे पॉलिसी बना के देखें। हर दौर हर सारे सनतकार अगर एक पेज पे जमा हो जाएं, कराची चैम्बर, फेडरेशन चैम्बर, एक तो इतने ग्रुप्स बने हुए हैं बिजनेस कम्युनिटी के बीच के, वो एक पेज पे नहीं जमा होते। अगर एक पेज पे जमा हो जाएं, एक पॉलिसी बना के हुकूमत के पास चले जाएं, बैठ जाएं, और जब तक आपकी पॉलिसी अप्रूव नहीं होती आप लोग वहां से ना उठें, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिसी होगी ना यकीनन। तो इस हवाले से सनतकार क्यों नहीं आता फ्रंट लाइन? थोड़ा सा मैं इसको वाज़ेह कर दूं कि यहाँ तक कराची चैम्बर्स और कराची की टाउन एसोसिएशन का ताल्लुक, मैं मुल्क भर के सनतकारों की, हाँ, ये तो सारे एक पेज पे आ गए एज फार एज कराची कंसर्न। अब आप बात करेंगे पूरे नेशनल पॉलिटिक्स की, जिसका मतलब फेडरेशन एक बड़ा अदारा है, वहाँ पे एक इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे एक सियासी माहौल गर्म है। उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि जो भी आए, देखिए मफादात तो सबके एक ही है ना, चाहे वो कोई भी ग्रुप भी हो, सबकी इंडस्ट्री है, सबके कारोबार है। वो इख्तियार में आए, ये इख्तियार में आए, चलाना तो उन्होंने आगे अपनी इंडस्ट्री है ना इसको। और अब देखिए ब्रेन ड्रेन है, फ्लाइट कैपिटल्स है, अब लोग बाहर के लिए सोच रहे हैं। आज आप इंटरनेट पे देख लें, आप फेसबुक खोल लें, हर दूसरा एड 5 सेकंड बाद आ जाता है किसी न किसी मुल्क के इमिग्रेशन के हवाले से। ये चीजें क्यों प्रमोट हो रही हैं? इसलिए कि लोग उसको देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। तो ये भी तो ज्यादा है ना। एक मरतबा आप क्लिक कर ले, कभी वो ऑस्ट्रेलिया आता है, कभी वो न्यूजीलैंड आ रहा होता है, कभी वो कनाडा आ रहा होता है, भरा पड़ा है। अच्छा जौहर साहब, मुझे आखिर में ये बता दें, एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल जो बनी है और जिसकी चेयरमैनशिप गौहर इजाज साहब के पास है, क्या आपको तवक्कुआत हैं उस काउंसिल से कि वो वाकई में एक्सपोर्ट को $1 बिलियन तक ले जाएगी, या साल के इख्तिताम तक हम अपना जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वही अचीव कर लेंगे? तवक्कुआत है आपको? देखिए सर, जिसमें वो जो एडवाइजरी बोर्ड बना है उसकी मैंने कल या परसों नाम भी सब पढ़े हैं। उसमें बड़े अच्छे लोग हैं और बड़े काबिल लोग हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लोग हैं, एक्सपोर्ट के मिजाज पे समझते हैं। गौहर इजाज साहब से ये बात बहुत अच्छी है कि वो खुद एक कारोबारी हैं और कारोबार की तकालीफ को समझते हैं। आज वो उस सीट पे बैठ गए ना, एक हुकूमत की उस पे। कल तब्दीली आएगी, फिर वो दोबारा इसी सीट पे होंगे। माजी भी वो सामने बैठते रहे, मतलब आज वो सामने वाली सीट में वो चीजों को समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा जैसे कि एक एसएम तनवीर साहब हैं, जैसे मुनीर साहब के साहबजादे हैं, वो कोई एसोसिएशन, कोई अपेक्स बॉडी, कोई चैम्बर के नुमाइंदगान इस काउंसिल में नहीं है? मैंने शायद कुछ फेडरेशन के 1-2 लोगों का नाम उसमें देखा है। नहीं, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कल ही हमारे प्रोग्राम के अंदर नायब सदर शब्बीर हसन मंशा आए थे, उन्होंने कहा है कि हमारी किसी भी टीम मेंबर को उस में शामिल नहीं किया गया। अगर सर ऐसा नहीं किया गया तो फिर मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आप अच्छा रिजल्ट निकाल सकेंगे। इसलिए कि जिन लोगों का ये काम है वही उसमें नहीं होंगे और सियासी तौर पे कोई और लोग आ जाएंगे तो क्या परफॉर्म करेंगे सर? कभी भी नहीं हो सकता ना। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, अगर जिसका काम है अगर उन्हीं को नहीं समझाएंगे सर। यही तो अलमिया रहा है ना कि यहाँ पे बजट से पहले बड़े बड़े प्रपोजल मांगे जाते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसी डिस्कस होती है, मीटिंगें होती हैं, 5-5 सफ़े के यहाँ से हमारे पास से प्रपोजल मुख्तलिफ एसोसिएशन से जाते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए हम $100 बिलियन एक्सपोर्ट तक पहुंच सकते हैं अगर हमने अपनी ग्राउंड रियलिटीज को यही रखा। इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं मुताबिक एक साल में तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर टारगेट लेके चले तो शायद 2-4 साल में अचीव कर लें। बहुत शुक्रिया जौहर अली कंधारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम अपनी एक्सपोर्ट $100 बिलियन तक लेके जा सकते हैं अगर कोई हम पॉलिसी बनाए, लाइट ड्रॉ करें, सनतकारों के मसाइलों को दूर करें, इंटरेस्ट रेट को कम करें, एनर्जी क्राइसिस के मसाइल को कम करें, तो यकीनन हम अपनी एक्सपोर्ट $100 बिलियन तक जरूर लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है। पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है कि हम लोग तकरीबन 6 अरब लोगों से कनेक्टेड हैं। हम अपनी रीजनल ट्रेड, बार्टर ट्रेड, एक्सपोर्ट, इन तमाम जो साइकिल्स हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें एक मरबूत और मजबूत पॉलिसी चाहिए जो हमारे मुल्क में नहीं है, इसीलिए हम सरेंडर कर देते हैं IMF के सामने। यकीनन निगरान हुकूमत अच्छे इक़दाम कर रही है और इस हवाले से काविशें कर रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आइंदा आने वाली हुकूमत इन पॉलिसीज़ को या इन इक़दाम को किस तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाती है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।